हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस इसके बारे में बात करेंगे। तो इस सेक्शन में हमको बताया गया है कि किन किन कंडीशनों में आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी हो जाता है, चाहे आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जाए या ना जाए, और ना ही इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। तो सबसे पहले है यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सेक्शन 22 का पहले सब सेक्शन में जो कहा गया है उसकी बात की गई है, और हमारे सेक्शन 22 के सब सेक्शन 1 में कहा गया है एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट फ्रॉम विच ही मेक द टैक्सेबल सप्लाई। यानी कि आपको उस स्टेट से रजिस्टर्ड होना पड़ता है जीएसटी में जिस स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। चाहे आप रेजिडेंस, जैसे कि आपका जो रेजिडेंस स्टेट है वह आपको उत्तराखंड है, लेकिन आप जो सप्लाई करते हैं वह आप उत्तर प्रदेश से करते हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो पहला पॉइंट है हमारा पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। तो यहाँ पे इंटर स्टेट का मतलब है, अगर आप मान लीजिए आप उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में सप्लाई करते हैं, आपको जो प्रोडक्शन है वह उत्तराखंड में है, लेकिन जो आप सप्लाई कर रहे हैं वह उत्तर प्रदेश में है, तो उस कंडीशन में भी आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ता है अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं। और कैसी सप्लाई? टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। देन सेकंड है हमारा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। तो देखिए यहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात आई है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं जैसे कि जो सीजन के टाइम पे होता है बेसिकली। तो सीज़न के टाइम पे कुछ इस तरीके से, जैसे कि कहीं 3 महीने का प्रोग्राम लग गया, मेला लग गया 3 महीने का, और मैं वहाँ अपनी टैक्सेबल सप्लाई चालू कर देता हूँ। और टैक्सेबल सप्लाई यानी कि जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है, तो उस कंडीशन पे भी हमको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी हो जाता है। ना ही उसमें हमारी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, ना ही हमारा एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है। अगर आप पे ये कंडीशन अप्लाई होती है तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। देन थर्ड है हमारा पर्सन हु रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो देखिए जो हमारा रिवर्स चार्ज होता है आरसीएम, और आरसीएम हमारा कब एप्लीकेबल होता है? जब आप जीटीए सर्विस लेते हैं, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, चाहे आप खुद ट्रांसपोर्ट वाले हो या आप कोई पार्टी हो जो कि अपना सामान ट्रांसपोर्ट से लेती या देती है, तो उस कंडीशन पे भी आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी हो जाता है। देन फोर्थ है हमारा पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। तो देखिए यहाँ पे उनकी बात की गई है जो सेक्शन 5 के सब सेक्शन 9 में टैक्स के अंडर आते हैं। तो टैक्स के अंडर आते हैं तो सब सेक्शन, तो हमारा सेक्शन 9 का सब सेक्शन 5 जो है वो है ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अगर आप इस तरीके का बिजनेस करते हैं तो आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी होता है। देन फिफ्थ हमारा नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। नॉन रेजिडेंस यानी कि अगर आप इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन आप एक टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो उस कंडीशन पे भी आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी होता है। देन सिक्स्थ है हमारा पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। टीडीएस के बारे में यहाँ पे बात की है, तो हमारा जो जीएसटी का सेक्शन 21 है वह टीडीएस के बारे में है। अगर आप टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन, अगर आप टैक्स डिडक्शन करते हैं तो उस कंडीशन पे भी आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज। तो यहाँ पे अगर आप एक टैक्सेबल सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विस की ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, यानी कि आप किसी दूसरे टैक्सेबल पर्सन की जगह पे खुद होके कोई टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि एज अ एजेंट है, यहाँ पे एज अ एजेंट आप किसी की उसमें सप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी हो जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि हमने बताया था, अगर आपकी ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टेटों में लगभग आपकी ब्रांचेज हैं और आपका जो एक हेड ऑफिस है वह आपका दिल्ली में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितनी भी पार्टियां होंगी
जिनसे आप परचेज करते हैं या आपने जिनको सर्विस दी होंगी, वह क्या करेंगी, आपकी जो मेन हेड ऑफिस है उस पर आपके जीएसटी नंबर पे बिलिंग करेगी। और यह आपकी लायबिलिटी बनती है, जो आपका हेड ऑफिस है उसकी लायबिलिटी बनती है कि आप इनपुट सर्विस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें ऑन द बेस ऑफ देयर टर्नओवर, और जैसे भी आपका जो कंडीशन होती है। देन 9th पॉइंट है हमारा, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ अदर देन सप्लाई स्पेसिफिक अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9 थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर who is required to collect tax at the source of under section 52। तो यहाँ पे जैसे हमारा 4th पॉइंट में कहा गया है, सेम वही कहा गया है, लेकिन यहाँ पे TDS की जगह TCS की बात की गई है। ई कॉमर्स में TDS की जगह TCS की बात की गई। यहाँ पे अगर आप TCS भी डिडक्ट करते हैं तो उस कंडीशन पे भी आपको GST के अंदर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी हो जाता है। देन 10 है हमारा, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स सोर्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ TCS। तो देखिए जो आपका सेक्शन 52 है वह TCS के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो उस कंडीशन में भी आपको GST के अंदर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी हो जाता है। देन 11th पॉइंट है हमारा, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस ऑन रिवाइवल सर्विस फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू पर्सन इन इंडिया अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो देखिए ये काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पॉइंट हमारा बात करता है OIDAR के बारे में। तो बेसिकली हमारा OIDAR क्या होता है, OIDAR होता है हमारा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। तो इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि हमारा हो गया फेसबुक, हो गया इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये जो भी हमारी फॉरेन की जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और आप इनसे कोई सर्विसेज लेते हैं या कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं और आप इंडिया में हैं, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में मानी जाएगी और उस पर आपको टैक्स देना होता है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने 7 कंडीशन दी हुई हैं। अगर आप इन 7 कंडीशनों में कहीं किसी भी 2 कंडीशन में लाई कर जाते हैं तो उस कंडीशन में ये मान लिया जाएगा कि ये जो सप्लाई हुई है ये इंडिया में सप्लाई हुई है और इंडियन गवर्नमेंट इस पर अपना टैक्स कलेक्ट करती है। तो 7 कंडीशन कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले हमारी प्रोवाइड इंडियन एड्रेस। अगर जो रिसिपिएंट है वह जो प्लेस ऑफ सर्विस होगी, जो हमारी जो प्लेस ऑफ डिलीवरी होगा, उसमें अगर वह इंडियन एड्रेस डाल देता है तो उस कंडीशन में भी जो इंडियन गवर्नमेंट है वह अपना टैक्स इस पर कलेक्ट करेगी। और दूसरा है हमारा बिलिंग एड्रेस इज़ इन इंडिया। अगर आपका जो बिलिंग एड्रेस है वह इंडिया का है तो उस कंडीशन पे भी इंडियन गवर्नमेंट आप पे टैक्स कलेक्ट करेगी। और थर्ड है हमारा कार्ड यूज फॉर पेमेंट इज़ यूज्ड इन इंडिया। तो बेसिकली आपने जो पेमेंट की है, जो आपने सर्विस ली है, आपने उसके लिए जो अपना कार्ड यूज़ किया है वह भी किसी इंडियन बैंक का है, तो उस कंडीशन पे भी आपके ऊपर ये लायबिलिटी बनती है कि आप इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। देन फोर्थ है हमारा IP एड्रेस ऑफ डिवाइस इज़ इन इंडिया। तो आपने जिस डिवाइस से वह सर्विस ली होगी, तो अगर उसका IP एड्रेस इंडिया में शो करता है तो उस कंडीशन में भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। देन फिफ्थ है हमारा फिक्स्ड लैंडलाइन यूज्ड फॉर सर्विस इज़ इन इंडिया। अगर आप किसी लैंडलाइन का यूज़ करते हैं उस सर्विस को लेने के लिए और वो लैंडलाइन क्या है, इंडियन में रजिस्टर्ड है, तो उस कंडीशन में भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। देन सिक्स्थ है हमारा बैंक अकाउंट यूज्ड इन इंडिया। तो आपने जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट की है अगर वह भी एक इंडियन बैंक निकलता है तो उस कंडीशन में भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। एंड देन सेवंथ है हमारा कंट्री कोड। तो कंट्री कोड बेसिकली काफ़ी सिंपली है। अगर आप कोई सर्विस लेते हैं और उस कंडीशन में आपका कंट्री कोड इंडिया का शो कर जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। देन इसी का हमारा 11th पॉइंट का हमारा एक और हेडिंग है, एवरी पर्सन सप्लाई ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ आउटसाइड ऑफ इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया। अगर आप कोई ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमाते हैं, ऑनलाइन गेमिंग जैसे कि PUBG वगैरह हो गए, और वो क्या है, फॉरेन के हैं, फॉरेन का गेम है, और आप उस पर कोई परचेज़ करते हैं और आप उसमें कोई सर्विस लेते हैं, किसी चीज़ की परचेज़ करते हैं, तो उस कंडीशन पे भी आपके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की लायबिलिटी हो जाती है। मान लीजिए आपने कोई सर्विस 100 रुपये की ली है तो वह टैक्स समेत आपको 128 रुपये की पड़ेगी, क्योंकि इनमें 28% का टैक्स होता है। एंड देन लास्ट में यहाँ पे हमको 12th पॉइंट में कहा गया है, सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। यानी कि इन पे कोई भी चेंजेस किए जा सकते हैं
जो कि नोटिफाई कर दिए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। काउंसिल के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट के द्वारा आपको यह नोटिफाई कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।